हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आप सबका स्वागत है। और लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने सोशियोलॉजी के नो हाउ के बारे में बताया था। हाउ टू गो विद द सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। डिटेल कवरेज था जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को एनालाइज करा था, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालाइज करा था, और जो द वेरी क्रक्स ऑफ द सोशियोलॉजी ऑप्शनल है कि आंसर राइटिंग कैसा हो, किस तरह से किया जाए, इसको भी हम लोगों ने एनालाइज करा था। सो लिंक बायो में होगा। जो लोगों ने नहीं देखा है ऑब्वियसली उसको एक बार जाके देखें, सोशियोलॉजी ऑप्शनल को एक्सप्लोर करें और क्या क्या डायमेंशंस हैं और किस तरह से वो जो सिलेबस दिखता है सोशियोलॉजी का, किस तरह से एक बहुत ही हैंडी सिलेबस है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 लिंक्ड है, इसको भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि उस समय हमने कहा था कि ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कम विद सम ऑफ द टॉपिक्स which are important, the topics which are often asked in एग्जामिनेशन में बार बार इस तरह के टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी बहुत ही बार उस पर्टिकुलर टॉपिक को पूछा गया है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्रक्स है, जिसका मतलब कि अगर आप कास्ट सिस्टम इन इंडिया, अगर आप सोशल चेंज इन इंडिया और द सोशल चेंज इन दी कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको दिमाग में रखना होगा, उसके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने होंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पे आ जाए हैं, और आज का टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कास्ट डायनेमिज्म को समझने की कोशिश करें इंडिया में तो। We'll start with a very basic concept of संस्कृताइजेशन। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट संस्कृताइजेशन को कैसे डिफाइन करें। There could be many definition of संस्कृताइजेशन, बट जो बेसिक डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल लाइन में डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं संस्कृताइजेशन को, वो कैसे हो सकता है। तो भाई संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी इन लो कास्ट। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वर्ड में एक एक वर्ड को समझेंगे। सोशल मोबिलिटी, पहले तो हम लोग कास्ट सिस्टम देखते हैं, तो कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही जो प्रोमिनेंट फीचर हम लोगों को लगता है वो है रिजिडिटी। रिजिड होता है। एक बंदा जो है कोई पर्टिकुलर कास्ट में पैदा लिया एंड ऑब्वियसली ही कैन नॉट चेंज हिज कास्ट। अगर वो बहुत अच्छा भी कर रहा, बहुत अच्छे से जो है वो सपोज करो कि कोई एक्स कास्ट में जो है वो उसका बर्थ हुआ, और वो कुछ ऐसे ट्रेट्स है जो कि बहुत ही अच्छे जीनियस ट्रेट्स है उसके कारण, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि एज अ हर्डल्स जो है ये जो एक्स कास्ट अगर लो कास्ट है तो ऑब्वियसली डिफरेंट हर्डल्स आता है। तो एक रिजिड नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम होता है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन जब कास्ट सिस्टम में जो रिजिडनेस है उसके अलावा एक मोबिलिटी भी है। और इनिशियली ये समझा गया था कि कास्ट सिस्टम एक बहुत ही स्टैटिक सिस्टम है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। कोई अगर एक पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा लिया है तो उसी के साथ जो है उसका डेथ होने वाला है, और उसमें कोई भी चेंजेस, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है, और उसको उसके चेंजेस को देखने के लिए आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। और एम.एन. श्रीनिवास ने इसी अपने ट्रेड्स के कारण इन्होंने स्टडी करा, हम लोग अभी उन पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी इन विच लो कास्ट इन जनरेशन और टू। एक या एक से अधिक जनरेशन में लो कास्ट इन जनरेशन और टू टेंड्स टू राइज टू अ हायर पोजीशन इन कास्ट हायरार्की बाय अडॉप्टिंग बेसिक ट्रेट्स ऑफ द अपर कास्ट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लो कास्ट है वो अपर कास्ट के ट्रेट्स को अपना रहा, उनके कस्टम्स को अपना रहा, उनके रिचुअल्स को अपना रहा, और वो रिचुअल्स अपना करके वो अपने कास्ट हायरार्की में ऊंचा होना चाहता है। इसका मतलब बहुत सिंपल मतलब है कि एक पर्टिकुलर लो कास्ट हाई कास्ट को इमिटेट कर रहा है, उनका नकल कर रहा है, और नकल करने के बाद वो अपने जो एक जनरेशन या सक्सेसिव जनरेशन में जब वो उस नकल को काफी समय तक करता है, जब उस एक्टिविटी, उस कल्चरल प्रोसेस, उस रिचुअल को लंबे समय तक करता है, तो वो उसको अपना लेता, बोलता है कि ये हमारा रिचुअल है। और जब वो हमारा रिचुअल है तो उस रिचुअल से एसोसिएटेड यूजुअली वो कैसे रिचुअल्स होते हैं, वो ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो अपर कास्ट
पहले इसका नाम ब्राह्मणाइजेशन दिया गया था, बाद में इसको संस्कृताइजेशन दिया गया। उस पे भी मैं आऊंगा कि क्यों ब्राह्मणाइजेशन और संस्कृताइजेशन में स्कोप का क्या डिफरेंस है, कौन वाइडर स्कोप होल्ड करता है। लेकिन उससे पहले यह ध्यान में रखना है कि बेसिकली पहले जो है ये देखा गया था कि जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स को इमिटेट किया जा रहा है, लेकिन फिर जब और भी ऑब्जर्वेंट हुआ गया तो पाया गया कि नहीं, जो संस्कृताइजेशन है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन अ सेंस है कि इसमें पैरेलल प्रोसेसेस चलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सांस्कृतिक मॉडल्स हैं। जो ब्राह्मण मॉडल्स है, चूंकि जो श्रीनिवास ने कुर्ग में स्टडी करी थी मैड्रास में, तो वहां पे ब्राह्मण मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन था। लेकिन अगर आप यूपी में जाते हैं और बहुत ही सेवरल स्टडीज हुए हैं जिसमें अदर नॉन ब्राह्मणिक मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन है, ये भी हम लोग कवर करने वाले। तो ये डेफिनेशन है और इसमें अडॉप्ट करते क्या है, कुछ ऐसे क्वालिटीज जो कि ब्राह्मणिक क्वालिटीज होते हैं, जो कि गुण पे बेस्ड होते हैं, हम उस पे भी आएंगे। इसमें जो है बेसिकली सांस्कृतिक रिचुअल्स को जो है फॉलो किया जाता है और बेसिकली जो कस्टम, राइट्स और बिलीव्स हैं उनको जो है कॉपी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और ओपन अप करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं ताकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आए। ये बीपीएससी सिलेबस है। मैंने आपको लास्ट जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसमें ही बताया था कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को कवर करें तो ऑब्वियसली सिलेबस आपके साथ होना चाहिए। और सिलेबस बेसिकली ये सिलेबस है क्या, मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली जब हम ये सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है इट इज की टू आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग चाहते हो, आप हिंट चाहते हो, बीपीएससी या इस तरह के पीसीएस एग्जामिनेशन अपने सिलेबस बहुत ही एग्जॉस्टिव सिलेबस देते हैं और वो सिलेबस एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है आंसर राइटिंग का। अभी हम बताएंगे कैसे। जैसे संस्कृताइजेशन आज का टॉपिक है। संस्कृताइजेशन जो सेक्शन 1 है बीपीएससी में, जो पेपर 1 है, उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर जो है संस्कृताइजेशन जो है टॉपिक आता है। और आप देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन जो है वो इसी जो सेक्शन है सिलेबस का उसका पार्ट है। लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर जो है डॉट पॉइंट को देखने से नहीं होगा, आप उसके आसपास के अगर क्वेश्चंस को भी, आसपास के टॉपिक्स को भी देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन दे रहे हैं, उसके साथ ही आ रहा है एंड वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, ये साथ आ गया और इसके बाद टाइप्स ऑफ मोबिलिटी आ गया। इसका मतलब क्या कि अगर संस्कृताइजेशन पढ़ोगे, आप कास्ट मोबिलिटी के बारे में पढ़ोगे तो अगेन इसमें टाइप्स ऑफ मोबिलिटी ऑब्वियसली संस्कृताइजेशन में भी आपको एज अ हिंट मिल जाएगा। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, 3 टाइप तो यहां पे दिया गया है। और इसके बाद ओपन एंड क्लोज मॉडल ऑफ मोबिलिटी ये भी दिया गया है। तो संस्कृताइजेशन का क्या डायमेंशन आपको टच करना है, ये डायमेंशन टच करना है। ये जो यहां पे दिया गया ये सारे डायमेंशन हैं जो आपको जब आप संस्कृताइजेशन के ऊपर नोट्स बना रहे हो, संस्कृताइजेशन एज अ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो इन सारे डायमेंशन का आपको ध्यान में रखना है। और यही यूज है जो आपके पास सिलेबस है उसका। अगर आप सिलेबस को स्मार्टली यूज करोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। हम लोग आगे देखते हैं। जब सिलेबस एनालाइज कर लिया है तो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे, आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड हियर विद द क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। लेकिन आपको एक चीज जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था कि क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 64 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संस्कृताइजेशन। कुछ खास नहीं, एकदम डायरेक्ट है। संस्कृताइजेशन आपने पढ़ा है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, सिर्फ वही पूछ रहे हैं आप इससे क्या समझते हैं। दूसरा है डज इट लीड टू एनी सोशल मोबिलिटी। अभी मैंने क्या बताया था, जब आप संस्कृताइजेशन कवर करेंगे तो संस्कृताइजेशन के साथ आपको मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी और जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो कवर करने होंगे। ये सिलेबस में ही दिया हुआ है और सिलेबस में दिया हुआ है तो आप इसको तुरंत देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो है प्रिपरेशन, जो ऑप्शनल का प्रिपरेशन, फॉर दैट मैटर किसी भी ऑप्शनल का प्रिपरेशन इसी अप्रोच से होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आया है फिर अगेन वही क्वेश्चन आया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज संस्कृताइजेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन। फिर से सिलेबस देखते हैं। संस्कृताइजेशन जो है हमारे कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये सिंगल लाइन में दिया हुआ है।
तो आप संस्कृताइजेशन पढ़ोगे समझ लोगे, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ोगे समझ लोगे, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। आराम से आप बॉक्सेस में भी, पॉइंट्स में भी और पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम्स भी डाल सकते हैं और एक कंप्लीट हॉलिस्टिक आंसर जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको मिल जाएगा। सो अब जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया कहां पे संस्कृताइजेशन आता है और उसके आसपास के क्या पॉइंट्स हैं। अब इसी के साथ जो है अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि संस्कृताइजेशन पे एक तो बेसिक डेफिनेशन संस्कृताइजेशन का हम लोग ने समझ लिया कि भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट इमिटेट करता है हायर कास्ट के बिलीव्स को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को, और इन जनरेशन और टू, एक या दो जनरेशन में बाद में वो क्लेम करता है कि चूंकि हम हायर कास्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम हायर कास्ट के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा कास्ट स्टेटस भी ज्यादा है, मेरा कास्ट स्टेटस भी ऊपर का है। तो बेसिकली एक सब्सिक्वेंट लोअर कास्ट जो है अपने सब्सिक्वेंट हायर कास्ट को इमिटेट करता है इस सेंस में। इसको ब्रॉडली संस्कृताइजेशन कहते हैं। ये ब्रॉड डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी जो है नुआंसेस है जिसको अभी हम लोग करेंगे। इसको समझने से पहले मैं कुछ व्यूज दे रखा हूं और ये व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने सोशियोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे काम करे हैं। नाम है एपी बार्नबास, इनकी बहुत अच्छी किताब है कास्ट इन चेंजिंग इंडिया। अगर आप गो थ्रू होगे तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव से जो है इन्होंने कास्ट, सांस्कृतिक फोर्सेस और यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन, इन सब को मिला करके लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन, ये सारा जिनको अभी सोशियोलॉजी नहीं कवर करा, ये टर्म थोड़े नए लगेंगे बट हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में इन सारे टर्म्स को भी कवर करेंगे। सो बेसिकली उनके ऊपर जो एपी बार्नबास है उन्होंने लिखा है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज है सांस्कृतिक प्रोसेस को लेकर के। इन व्यूज को एक बार आपको समझना है और इसके बाद हम लोग आएंगे एग्जैक्टली व्हाट संस्कृताइजेशन इज। अगर इस व्यू को आप पहले ही ध्यान में रखोगे तो आपको जो आंसर्स होंगे, क्या स्कोप है आंसर का, संस्कृताइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे इन जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनमें क्लियर हैं। तो एक बार हम लोग ध्यान देते हैं कि ये व्यूज क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एज बोथ द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन आर गोइंग ऑन द सेम टाइम, देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग और मोर कंफ्यूजिंग सिचुएशन। संस्कृताइजेशन का प्रोसेस और वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पैरेलल जाता है, वो सेम टाइम एट अ सेम टाइम फ्लो होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक समय एक पर्टिकुलर जो कास्ट है वो संस्कृताइज हो रहा है और वो वेस्टर्नाइज नहीं हो रहा है। मतलब संस्कृताइज हो रहा है एक पर्टिकुलर कास्ट, जैसे कि उपनयन संस्कार होता है, आगे हम देखेंगे, जो हम लोग बिहार में उसको जनेऊ कहते हैं। सो जो जनेऊ का सिस्टम होता है ऑब्वियसली जो लोअर कास्ट हैं अब इमिटेट कर रहे हैं, और वो जो इमिटेशन है उसके साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन भी जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम वो कल्चरल ट्रेडिशन ही इमिटेट कर रहे हैं, साथ साथ वो जीन्स भी पहन रहे हैं। आप बहुत सारे आपके आसपास देख सकते हो कि जो जनेऊ का पुराना सिस्टम था, जो एक पर्टिकुलर कोड ऑफ क्लोथ्स था कि जनेऊ का प्रोसेस होने में ये पर्टिकुलर क्लोथ्स पहनना जाएगा, वो अब नहीं पहनते, जीन्स पहन करके जनेऊ हो रहा है। तो वो जीन्स क्या शो कर रहा है, वो वेस्टर्नाइजेशन के फीचर्स को शो कर रहा है। और संस्कृताइजेशन जो है वो हम देख रहे हैं, जो आपका उपनयन संस्कार है, जनेऊ प्रोसेस है, वो ये दोनों पैरेलल जाता है। सो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेंट नहीं होगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ये कंफ्यूजन आपके आंसर में दिख जाएगा। तो यूजुअली पहला गलती लोग क्या करता है कि भाई संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के एक क्लियर कट डेफिनेशन, इस दोनों प्रोसेस को समझना है। दोनों प्रोसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर लो कास्ट ट्राइंग टू टेक ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज and custom of the upper caste to raise this status. On the other hand, upper caste are disregarding some of these customs. So ये पैरेलली जा रहा है और अपर कास्ट जो है कुछ इनफैक्ट सोशियोलॉजिकल जो बुक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक फोर्स है वो अपर कास्ट में, जैसे कि जो अपर ब्राह्मण्स हैं उनमें सांस्कृतिक फोर्स जो है अब अपना जो फोर्स है वो खो चुका है और अब वो संस्कृताइज नहीं वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, बिकॉज अब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं।
अगर सपोज करो कि मैं किसी एक्स कास्ट से बिलोंग करता हूं और वो सबसे ऊपर कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर है, तो भाई मैं सेंसिटाइजेशन में मुझको अपने ऊपर के जो कास्ट है उसको फॉलो करना है। अब मेरे से ऊपर कोई है नहीं तो मैं किसको देखूंगा, तो फिर मैं वेस्टर्नाइज हो जाऊंगा। यही पॉइंट को यहां पे किया जाता है। तो इस डायमेंशन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट, वेस्टर्नाइजेशन में बी कैरेक्टराइज एज अ मूवमेंट फ्रॉम द सेक्रेड टू सेकुलर। ये एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। जब वेस्टर्नाइजेशन हम लोग कवर करेंगे तो देखेंगे कि जो संस्कृताइजेशन है वो थोड़ा सेक्रेड कंटेक्स्ट में आ जाता है। जो कास्ट और रिलीजन और इस तरह से जो कंसेप्ट्स हैं जो कि एक रिलीजन स्पेसिफिक में आते हैं, इसका कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन है बेसिकली उसी कास्ट एलिमेंट में एक पर्टिकुलर कास्ट में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अब जो है वो क्या हो गए हैं, सेकुलर हो गए। जैसे क्लोथिंग अब हमारा कास्ट बेस्ड क्लोथिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पुरानी मूवीज देखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, तो जो क्लोथिंग होती थी वो कास्ट बेस्ड होती थी। आज नहीं होती है, आज सेकुलर क्लोथिंग होती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सेकुलर क्लोथिंग है ये हमारा जो ये इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्नाइजेशन से, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं ये अभी कह दे रहा हूं, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ये दो प्रोसेस हैं। सो आप तुरंत जंप नहीं होइएगा। वेस्टर्नाइजेशन और जो मॉडर्नाइजेशन है इस दोनों में डिफरेंसेस हैं और आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इनफैक्ट मैं एक लेक्चर लाऊंगा जो ऐसे पेटी डिफरेंसेस हैं, टॉपिक्स के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In any case, from the viewpoint of cultural context, the more important aspect to be noted is that these processes are likely to result in having common set of cultural element in all Hindu society। एक तरह का यूनिफाइंग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अब क्या था कि कास्ट हायरार्की थी, डिफरेंट एक्स वाई जेड इस तरह से कास्ट हायरार्की बनी हुई थी और इस डिफरेंट कास्ट हायरार्की में डिफरेंट से एक्स वाई और जेड कास्ट थे, अलग अलग जगह, अलग अलग कस्टम था, अलग अलग रिचुअल था। लेकिन सांस्कृतिक फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये संस्कृताइजेशन क्या है, वो अपने आप में एक फोर्स है, एक प्रोसेस है, ये देखने का तरीका और उसको कॉपी करने का तरीका है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी। सो एक्स कैसा करता है वैसा वाई करने की कोशिश करता है, वाई कैसा करता है ये जेड करने की कोशिश करता है। तो एक तरह का यूनिफॉर्मिटी जो है आने लगा है, इसका जो है ख्याल यहां इस पॉइंट में रखा गया है। सो नेक्स्ट, at the same time there is a conflict between westernization and sanskritization। इसीलिए क्वेश्चन यहां से आते हैं, बार बार क्वेश्चन आपको डाला जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ही ज्यादा बेसिक सिमिलैरिटीज भी है। तो इसका ख्याल आपको जरूर रखना होगा। मोस्ट ऑफ दीज कास्ट आर फेस्ड विद डायलेमा ऑफ मेकिंग अ चॉइस विद इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रेटर कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जिनका इंफ्लुएंस, अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक फोर्स पे कौन कौन सी चीज का इंफ्लुएंस हुआ है, तो उसमें एक इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रेटर कम्युनिकेशन, न्यू ऑक्यूपेशन, ग्रेटर एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। और इसीलिए ये जो इनका व्यू मैंने दिया है ताकि ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको आंसर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे और बेसिकली आपको क्वेश्चन भी देखने में कि क्या कौन कौन से स्कोप है, किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे सारे प्रोबेबल डायमेंशन आप इस पर्टिकुलर व्यूज में देख सकते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर व्यू को आपने एक बार, अगर आपने नहीं भी समझा, आपको लग रहा है कि नहीं ये सारा प्रोसेस अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको रीड कर लेना है। इसके बाद अभी हम लोग सांस्कृतिक फोर्स के बारे में और संस्कृताइजेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और फिर लास्ट में फिर से एक बार इसको रिविजिट कर देना है। आपका कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं इन एपी बंडवास के व्यूज को देखने के बाद। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेसिक संस्कृताइजेशन और इसके एलिमेंट्स को। तो जो पॉइंट्स हम दिए गए हैं उस पॉइंट्स को आपको रिलेट करना है जो डायग्राम्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग टेक्स्ट को देखेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट कहता है कि देयर आर मेनी मेजर कांसेप्ट एंड अप्रोचेस अबाउट सोशल चेंज इन इंडिया। सो बहुत सारे कांसेप्ट हैं, अप्रोचेस हैं सोशल चेंज इन इंडिया के, और इसी में से एक कांसेप्ट हमारा संस्कृताइजेशन। बेसिकली संस्कृताइजेशन इज अ कांसेप्ट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया व्हिच डिपेंड्स अपॉन many different processes and analysis. Sanskritization and westernization are one of the major concepts
इन दिस रिगार्ड। सो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन सिलेबस में भी साथ है, इसलिए भी मैंने यहां पे साथ लिखा है कि ये दोनों एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट है इस सोशल चेंज के कंसेप्ट के रिगार्ड में। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। He used this term while describing the process of cultural mobility। कब इन्होंने टर्म यूज करा? जब इन्होंने एक कल्चरल मोबिलिटी के प्रोसेस को जो है देखा इन ट्रेडिशनल सोशल सेटअप ऑफ द कंट्री। सो ट्रेडिशनल सोशल सेटअप है, उसमें कल्चरल मोबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको देखने के बाद इन्होंने बताया कि अच्छा ये तो सांस्कृतिक फोर्स है, उस फोर्स का नाम, उस प्रोसेस का नाम इन्होंने संस्कृताइजेशन दिया। किन्होंने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। कब दिया था? He studied Coorg in Mysore and found that there was a process which was hidden but almost acted in a way that allows lower caste to adapt some custom of Brahman which are considered a trait of higher caste। अभी पहले हम लोग यहां से समझेंगे। बहुत ही सिंपल, इन्होंने कुर्ग में कुर्ग की स्टडी करी थी मैसूर में, और ये पाया था कि एक प्रोसेस है जो कि हिडन है, जो कि यूं दिखता नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उस सोशल प्रोसेस को ऑब्जर्व जो है एक सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए से ही किया जा सकता है। जनरल हम सोसाइटी में सोशियोलॉजी की ब्यूटी है कि सोशियोलॉजी में हर चीज समाज में बिखरा हुआ है, समाज में हर चीज दिख रहा है, हर आदमी को हर चीज के बारे में पता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो समझने के लिए आपको एक डिफरेंट परसेप्शन देखना होगा। और वही बात जो है एम.एन. श्रीनिवास ने करी। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं विच आर हिडन बट ऑलमोस्ट एक्टेड इन अ वे, लेकिन उसका काम ऐसे है कि वो लोअर कास्ट को अडैप्ट करने में मदद करता है। कुछ ऐसे ब्राह्मणिक फीचर्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं कि वो ब्राह्मणिक फीचर्स जो है वो हायर कास्ट के फीचर्स हैं, जैसे सम ऑफ द कस्टम्स जो है। और इसके साथ साथ अच्छा इसी बात में ये है कि सिर्फ ये ही नहीं है कि वो ब्राह्मण के फीचर्स को अडॉप्ट करेंगे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कस्टम, कुछ ऐसे रिचुअल्स जो कि इंफीरियर कंसीडर किए जाते हैं, एंड अबैंडन सम ऑफ देयर ओन कस्टम विच आर कंसीडर्ड इंफीरियर बाय द हायर कास्ट। सो वो अपने जो ऐसे कस्टम्स जो इंफीरियर माने जाए, जैसे कि जो है लिकर कंज्यूम करना, ठीक है, जो है शराब या इस चीज मदिरा का सेवन करना, ये जो है हमेशा से माना जाता है इट्स अ बैड क्वालिटी। और फिर क्वालिटीज का सेग्रीगेशन भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो हिंदू स्ट्रक्चर में क्वालिटीज का सेग्रीगेशन है। इसी में अब शराब पीना या फिर जुआ खेलना या फिर नॉनवेज जो है मांसाहार करना, ये सब ऐसी क्वालिटीज मानी जाती हैं कि इंफीरियर क्वालिटीज है। सो एक लोअर कास्ट क्या करता है? वो शराब पीना त्याग देता है, वो मांसाहार करना त्याग देता है, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट को अपना लेता है। और वो वेजिटेरियन डाइट जो है कहां पे है, कौन से कास्ट फॉलो करते हैं, तो जब पता करता है देखता है कि ये ब्राह्मण्स हैं जो कि वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली वो अपने से अपर कास्ट और ज्यादा फोकस होता है ब्राह्मण्स को वो देखता है, और जो ऐसे ट्रेट्स तो उनके ट्रेट्स अपनाता है और अपने जो इंफीरियर ट्रेट्स हैं उनको छोड़ता है। ये सेम साइमल्टेनियस प्रोसेस है, उधर से प्रोसेस को हम अपना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वैसे प्रोसेस जो कंसीडर होते हैं कि ये हायर कास्ट के प्रोसेसेस हैं, हायर कास्ट के कस्टम्स हैं, हायर कास्ट के रिचुअल्स हैं, और अपने प्रोसेसेस को हम छोड़ भी रहे हैं। ये दोनों पैरेलली चलता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना फिर जो है हम देखेंगे कि फिर इसके आगे फिर क्या होता है। विच आर कंसिडर्ड इंफीरियर बाय हायर कास्ट इन ऑर्डर टू रेज देयर पोजीशन इन कास्ट हायरार्की। और अल्टीमेटली इतना मेहनत करने का कारण क्या होता है? बस ये कि वो चाहते हैं कि जो कास्ट हायरार्की है, जो हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स की हायरार्की देखते हैं, उस हायरार्की में उनका सोशल पोजीशन रिलेटिवली इंप्रूव हो। वो अपने आप को एक जनरेशन या एक जनरेशन से अधिक जनरेशन में ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करके अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले जो है हम लोग एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट भी ध्यान में रखना होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारे डेली लाइफ में ये कंसेप्ट आता है और इसको हम लोग देखेंगे।
डेली लाइफ का कंसेप्ट उतना रिजिड नहीं होता क्योंकि ये फैमिली के अंदर होता है, लेकिन जब हम सोशल लेवल पे देखते हैं तो ये थोड़ा रिजिड होता है। कैसे? मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप ऑब्वियसली द वेरी ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देख रहे हैं, और जो टॉपिक है स्वामी एंड हिज बॉल। ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को आपको समझना होगा। ठीक है, स्वामी जी जो है बचपन में जब वो काफी इस स्टेज में थे, जब वो 5 से 10 साल के उम्र में थे, उस समय की ये कहानी है कि वो जो है बॉल से खेलने जाया करते थे, और कई बार खेलते वक्त, हमारे साथ भी ऐसे होता है, खेलते वक्त समय का पता नहीं चलता है, और एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि है कि 5-6 बजे खेल के आ जाना चाहिए, लेट हो जाता था, 7 बजे तक खेलते रहते थे। और जब वो खेल के आते थे तो जो है उस समय उनकी माँ जो है जो शाम का जो जिसको संध्या पूजा कहते हैं वो कर रही होती थी, और फिर वो गुस्सा भी करती थी, और कई बार जब मौका लगता था उनको पीट भी देती थी। तो वो एक आइडिया निकाले, उन्होंने आइडिया देखा कि भाई माँ जो है बहुत पूजा पाठ करती है, और पूजा के समय कोई भी ऐसा इम्प्योर चीज वो टच नहीं करेगी, इम्प्योर चीज वो छुएगी नहीं, साफ सुथरा होकर के नहा धो करके आराम से वो पूजा करती हैं, ताकि एक पवित्रता, एक प्योरिटी का भाव आए। और ये क्या करते थे, जिस दिन भी लेट हो जाता था उस दिन वो अपना हाथ, जो नाले में बॉल जाता है, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो नाले में बॉल जाता है, वैसे इनका बॉल भी नाले में जाता था, और ये बड़े अच्छे से उस नाले के बॉल को पकड़ लेते थे और वैसे ही घर आते थे, ताकि माँ देखे कि हाथ गंदा है और माँ को तो पूजा करना है, तो माँ पीटेगी नहीं और ये पिटाई से बच जाएंगे। एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही जो है एक बच्चे का, एक छोटे बच्चे का ये एक जो है मतलब एक आइडिया है माँ के मार से बचने का, लेकिन इसके अंदर इनेट एक वही प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला भी जो है कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या देखा जा रहा है कि जो प्योरिटी, अगर पूजा का जो प्रोसेस है, एक प्योर प्रोसेस है, आप लोग भी घर में भी पूजा पाठ होता होगा, या जिस भी आप कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ प्योरिटी होती है। आप साफ सुथरा होकर के, साफ कपड़े पहन करके भगवान को और अपने रिलेटेड जो भी आप फेथ में बिलोंग करते हैं, आप उनको मानते हैं, उनको पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। सो वहां पे कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी आ जाता, और कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन क्या हो जाता, वैसी चीज जो यूजुअली अलाउड नहीं है। सो सम रिचुअल, सुबह सुबह उठते हैं, अगर आपने सपोज करो कि बिना नहाए धोए पूजा कर ली, तो ऐसा कभी होता नहीं होगा, घर में कोई देखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, नहा धो करके साफ सुथरा हो गए। वहां पे भी एक आयोटा, ऑब्वियसली ये फैमिली लेवल पे है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं, अगर आपने ये रूल ब्रेक भी कर दिया तो कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, आपको मार पिटाई हो सकता है फैमिली के लेवल पे लगे, लेकिन सामाजिक लेवल पे कुछ नहीं होने वाला। प्योरिटी और पॉल्यूशन, और यही प्योरिटी और पॉल्यूशन जो है आगे चल के गुनाह पे, गुण पे डिपेंड करता है। और इसीलिए ये जो हायर कास्ट हैं, वो हायर कास्ट के कुछ ऐसे ट्रेट जो प्योर कंसीडर किए जाते हैं, जो पवित्र माने जाते हैं, और जो ऐसा माना जाता है कि ऐसे ट्रेट हैं जिससे जो बेसिकली हायर कास्ट है अपने आप को भगवान के ज्यादा नजदीक चाहते हैं, ज्यादा नजदीक पाते हैं, वैसे ट्रेट्स को अपनाओ, क्योंकि वो प्योर ट्रेट्स हैं। और इम्प्योर ट्रेट्स, वैसी ट्रेट्स जो अपवित्र हैं, पॉल्यूटेड ट्रेट्स हैं, उसको छोड़ दो, जैसे कि आपको जो है मांसाहार का सेवन करना। इस तरह के सिचुएशंस को इस पर्टिकुलर जो है एग्जांपल्स के अंदर देखा जा सकता है। सो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसी चीज को गुण के आधार पर देखते हैं। जो ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी है उसमें 3 गुण की बात की गई, यही प्योरिटी और पॉल्यूशन के ऊपर ही ये 3 गुण जो है आधारित है। एक गुण है तामसिक गुण, जिसको तमस कहते हैं, सात्विक गुण और राजसिक गुण। ठीक है, ऑब्वियसली इन गुण के डिटेल्स आपको दिए गए हैं, ऑब्वियसली आप इस स्लाइड्स में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी संस्कृताइजेशन में इस तीनों गुण का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे और टेक्स्ट के साथ फिर हम लोग गुण के पॉइंट्स को देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ गुना वाज अपेंडेड टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो अगेन विद सांस्कृतिक फोर्स, जो गुण का सिस्टम है वो साथ साथ आता। संस्कृताइजेशन में 3 तरह के गुण होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि इसका अच्छा गुण है, लक्षण है,
हाँ, सो ये गुण और लक्षण बेसिकली क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, ये दिखाते हैं, बताते हैं, मैसेज देते हैं कि एक बंदा के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ये गुण है तो हम ये मानते हैं कि वो स्टूडेंट ऐसा करेगा। उसके अंदर कंसंट्रेशन है तो मानते हैं ये अच्छा गुण है पढ़ाई के लिए। अगर उसके अंदर फोकस नहीं है तो बोलते नहीं, आप अपने फोकस को बढ़ाओ। तो ये गुण से हम आगे के रिजल्ट को देखते हैं। वैसे ही यहां पे गुण है, द कंसेप्ट ऑफ गुना वाज अपेंडेड टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। द सात्विक गुना वाज प्रेफर्ड बाय द लोअर कास्ट। किस तरह के गुण? सात्विक गुण जो है दैट वाज प्रेफर्ड बाय लोअर कास्ट एंड दे ट्राइड टू इमिटेट ब्राह्मण इन मैटर ऑफ ड्रेस, फूड एंड रिचुअल्स। सो जो लोअर कास्ट है वो किस गुण को प्रेफर करते हैं इमिटेट करने में, सांस्कृटाइजेशन फोर्स में? सात्विक गुण को। सात्विक गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्लियर और काम माइंड के गुण होते हैं, जो कि अवेयरनेस रिवील करता है, जो कि बैलेंस बनाता है, और जो कि ऐसा ट्रेट होता है जिसको हम लोग प्योर ट्रेट कहते हैं। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। तामसिक गुण ऑफ मीट ईटिंग। तामसिक गुण क्या है? तामसिक गुण ऑफ मीट ईटिंग, कंजम्पशन ऑफ लिकर, एनिमल सैक्रिफाइस वाज गिवन अपॉन। और इसीलिए सात्विक गुण अपनाते हैं और तामसिक गुण छोड़ते हैं। तामसिक गुण मतलब तमस, ऐसे गुण जिससे तमस आता है, ऐसे गुण जिससे जो है वायलेंस और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसकी इच्छा बढ़ती है। आप जितने भी सात्विक गुण को अपनाओगे आप शांत होगे, क्लियर होगे। और ऐसा गया है कि अगर आप तामसिक गुण अपनाओगे तो आपकी बुद्धि मंद और कुंद हो जाएगी। ये ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशंस हैं ये गुनास के। ठीक है, और इसी सात्विक और तामसिक गुण के बीच का भाग जो पूरी तरह ना ही तात्विक है और ना ही सात्विक है, ना ही तामसिक है, वो है राजसिक गुण। ये ऑब्वियसली इस गुण के बारे में और गुण का पूरा कंसेप्ट हम लोग जो है एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बेसिकली अभी संस्कृताइजेशन में जो गुण समझना, जो ये 3 बेसिक गुण है हिंदू फिलॉसफी में, केवल उसको हम लोग उस परव्यू में देख रहे हैं। So next line, by doing this they try to claim within a generation or so a higher position in hierarchy of caste। और ऐसा करके तामसिक गुण को छोड़ करके सात्विक गुण को अपना करके वो करते क्या है, वो जनरेशन और 2 में एक हायर पोजीशन कास्ट हायरार्की में क्लेम करते हैं। Srinivas used the term Brahmanization initially, but later on he replaced the term by Sanskritization। Initially जो है श्रीनिवास ने देखा कि भाई यूजुअली सारे कास्ट जो है ब्राह्मण को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी करी थी कुर्ग में, मैड्रास में, लेकिन जब उन्होंने बाहर इस स्टडी को पुट फॉरवर्ड किया और जब इसको ऑब्जर्व किया तो पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन है और उसमें और भी अदर एलिमेंट्स हैं। कई बार जो यादव्स हैं, जो जाट्स हैं, वो एक जगह पे ऊपर के स्टेज पे एक सोसाइटी पे डोमिनेंट हैं, और जो नीचे के कास्ट हैं वो उनके फीचर, उनके जो बेसिक जिसको हम कहते हैं बेसिक ट्रेट्स को, रिचुअल्स को फॉलो करें। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मथुरा के आसपास का एग्जांपल है। हम लोग गोवर्धन पूजा की बात सुने। गोवर्धन पूजा बेसिकली वाज डन बाय द यादव्स, but later on because of this Sanskritic force आज गोवर्धन पूजा across the spectrum होता, across the caste hierarchy from Brahman up till Sudras जो है वो गोवर्धन पूजा किया जाता है। That's an example of how Sanskritization is not a Brahman driven force but it's a process which may be driven by obviously many different factors, and the dominance of a caste, of a particular caste in a particular area is one among the prerequisites. So we'll move to the next slides, and in the next slides we are going to talk about the scope of Sanskritization, basically the caste system. So in term of scope, Sanskritization is a much broader concept. अभी हम लोगों ने Sanskritization और Brahmanization की बात करी थी, और हमने क्या देखा था कि जब Brahmanization की बात करते हैं तो अगर हम Brahmanization को एज अ डेफिनेशन देखते हैं तो वो मानता है कि जो टॉप, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कास्ट हायरार्की है, इस कास्ट हायरार्की में हमेशा टॉप पे ब्राह्मण्स हैं। ये एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर को मानता, थियरी के स्ट्रक्चर को मानता। मान लो वहां क्या हो, जिस गांव में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, नॉन ब्राह्मण, अगर एक पर्टिकुलर गांव है जहां पे टॉप के स्ट्रक्चर पे, जहां पे वहां पे कास्ट हायरार्की में ब्राह्मण तो नहीं है लेकिन टॉप में क्षत्रिय हैं, तो इस पर्टिकुलर गांव में क्या होगा, कौन से फोर्स अप्लाई होंगे? यहां तो ब्राह्मणाइजेशन हो नहीं सकता क्योंकि टॉप में ब्राह्मण है ही नहीं।
यहां पे क्या होगा, यहां पे संस्कृताइजेशन होगा। तो इसका मतलब क्या, ये क्षत्रिय हटा दो, अगर उस गांव में वैश्य है तो वैश्य के फॉलो होगा। तो जो बेसिकली बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हो सकते हैं जिससे हम संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणाइजेशन जो है इसका जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही लिमिटेड है। और यही बात यहां पे कही गई है, इन टर्म्स ऑफ स्कोप द टर्म संस्कृताइजेशन इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन ब्राह्मणाइजेशन। इट वाज रियलाइज्ड बाय श्रीनिवास दैट द प्रोसेस व्हिच मोटिवेटेड अ लोअर कास्ट टू इमिटेट द कस्टम ऑफ ब्राह्मण इन मैसूर वाज अ स्पेसिफिक केस एंड नॉट अ जनरल टेंडेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप संस्कृताइजेशन के बारे में लिखें इस बात की चर्चा जरूर करें कि ये श्रीनिवास ने जब ऑब्जर्व करा तो उन्होंने ये पाया कि बेसिकली मैसूर का जो केस था जिसमें ब्राह्मण्स को कॉपी किया जा रहा था, ब्राह्मणाइजेशन हो रहा था, वो स्पेसिफिक केस है, इट इज अ स्पेसिफिक केस है और ये जनरल टेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एरिया में जहां पे सांस्कृतिक फोर्स अपना काम कर रहे हैं, हर जो कास्ट है वो ब्राह्मण कम्युनिटी को इमिटेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। उस लोकल एरिया में जो भी डोमिनेंट कम्युनिटी होंगे, उनके जो डोमिनेंट रिचुअल्स होंगे, कस्टम्स होंगे, बिलीव्स होंगे, उसको भी कॉपी किया जाता है संस्कृताइजेशन के अंदर। द जनरल टेंडेंसी वाज टू इमिटेट द कल्चरल वेज ऑफ हायर कास्ट। तो जनरल टेंडेंसी है हायर कास्ट को लेकर के, स्पेसिफिकली ब्राह्मण को लेकर के ऐसा नहीं है। हु इज इमीडिएटली अबव द कास्ट इन कास्ट हायरार्की। जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि मेरे से ठीक ऊपर, मैं एक कास्ट हायरार्की, बहुत सारे कास्ट स्ट्रैटिफिकेशंस हैं, आई बिलोंग टू एक्स कास्ट और मेरे से ठीक ऊपर एक वाई कास्ट के जो है कास्ट सेटअप पे हैं और उससे ऊपर एक जेड है। तो मैं बेसिकली जो हूं वाई को इमिटेट करूंगा और जब मैं वाई के स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तब मैं जेड को इमिटेट करूंगा। एंड दैट इज व्हाई सांस्कृतिक प्रोसेस इज नॉट अ वन टाइम, एक बार में नहीं हो जाता, समय लगता है। हम धीरे धीरे इमिटेट करके वाई स्टेज पे पहुंच गए, वाई स्टेटस क्लेम किया, अब हम एक्स से ऊपर हैं, अब Y से फिर Z पे क्लेम करा, Z से फिर B पे क्लेम करा और B से फिर A स्टेज पे क्लेम करा। तो मतलब इस तरह से एक सांस्कृतिक फोर्स जाता है और जो है बेसिकली ये संस्कृताइजेशन प्रोसेस जो होता है वो ब्राह्मणिकल वेज एंड नॉन ब्राह्मणिकल कंसेप्ट दोनों के साथ साथ पैरेलल जाता है। हु इज इमीडिएटली अबव द कास्ट सिस्टम इन कास्ट हायरार्की एंड इन मेनी केस इमिटेटेड कास्ट वेयर नॉन ब्राह्मण। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो सांस्कृतिक फोर्स होते हैं वो ब्राह्मणिक फोर्स नहीं होते, बेसिकली नॉन ब्राह्मण सेटअप में संस्कृताइजेशन होता है। सो ये कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड द दलित हु वर फॉर्मली कॉल्ड द अनटचेबल्स। सो ये सेग्रीगेशन आप लोग, बहुत ही बेसिक सेग्रीगेशन है जो कि सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग समझेंगे द आइडिया ऑफ संस्कृताइजेशन एंड हाउ दिस आइडिया होल्ड्स a great importance in whole philosophy. So the idea of Sanskritization hovers around the theory of caste, the theory that the caste system theoretically is represented by the Varna system. So जब संस्कृताइजेशन देखते हैं तो बेसिक जो थ्योरीज है वो ये कहती है कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक तरह का वर्ना सिस्टम ही है। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ना, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये जो सब्जेक्ट मैटर है किसी और दिन किसी और लेक्चर का है जिसमें हम लोग कास्ट और वर्ण सिस्टम के बारे में सेग्रीगेट करेंगे। हाँ, लेकिन जो पहले वर्ना सिस्टम था इट ग्रेजुएटेड इनटू द कास्ट सिस्टम व्हिच वी नो नाउ। और बेसिकली कुछ फीचर्स अगर देखें तो वर्ना सिस्टम वाज मोर मोबाइल, कास्ट सिस्टम वाज मोर रिजिड। ये सारे फीचर्स जो हैं जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है ऑब्वियसली दे कैन अप्रिशिएट व्हाट आई एम टॉकिंग। सो विल बी टॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट्स आल्सो व्हेन द टाइम कम। सो वर्ना सिस्टम, द 4 वर्ण आर, कौन 4 वर्ण हैं? सो ये हैं ब्राह्मण्स, Kshatriyas, Vaishyas and the Sudras in the same hierarchical order with an exception of untouchable. So मैंने अभी बताया था कि 4 हायरार्की जो है ऑर्डर्स हैं जिसमें पहले ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियास हैं, फिर वैश्यास हैं, फिर शूद्रास हैं और इन चारों स्ट्रक्चर के बाहर जो आते हैं वो अनटचेबल्स आते हैं। विद दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन एक्सेप्शन। द अनटचेबल्स हैव ट्रेडिशनली बीन आउटसाइड दी वर्ना हायरार्किकल सिस्टम। सो जो अनटचेबल्स थे उसको जो वर्ना साइकिल था, जो वर्ना हायरार्की थी, यहां पे जो वर्ना साइकिल हम बनाते हैं
और इसको डिवाइड करते हैं फ्रॉम ब्राह्मण्स, सो ये यहाँ पे, देन क्षत्रियस, देन वैश्य, देन शूद्रस। इस हायरार्किकल सेटअप के बाहर हम लोग एक सेटअप बनाते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये अनटचेबल्स हैं। सो एंड दीज अनटचेबल्स आर नाउ कॉल्ड दलित्स। सो बेसिकली ये कैटेगरीज जो है, इसी को अगर आपको समझना है तो आपको गो थ्रू होना होगा इस पर्टिकुलर वर्ना सेटअप पे, वर्ना हायरार्की पे। बेसिकली ये कास्ट हायरार्की है जो अभी मैंने समझाया आपको। दे फॉर्म द लोएस्ट रंग ऑफ कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। कौन? द अनटचेबल्स जो है, दे आर द लोएस्ट रंग इन जो है कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन के। अ पर्सन ऑफ अ हायर कास्ट एंजॉयज मोर रिस्पेक्ट एंड इनहैंस सोशल पोजीशन वीज़-वी लोअर कास्ट। बहुत सिंपल है कि एक पर्सन जो हायर कास्ट का है वो एंजॉय करता है सोशल प्रेस्टीज, वो सोशल रिस्पेक्ट एंजॉय करता है वीज़-वी अपने लोअर कास्ट के। ठीक है, और यहाँ पे दो ट्रेडिशनल वर्नास के बारे में डिटेल दिया गया है जो कि आप गो थ्रू हो सकते हो। अच्छा, ये पूरा जो थ्योरी है, ये जो पूरा सांस्कृतिक फोर्स है, इसके पीछे जो एक लड़ाई चल रही है, एक तरह का जो एक टग ऑफ वॉर है, एक कंसेप्चुअल प्रेशर है, उसका रीजन क्या है? ये संस्कृताइजेशन के पीछे कारण क्या है? क्यों जो है एक लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट को इमिटेट करना चाहता है? इस कंसेप्ट को समझना है तो यहां पे है। जैसा कि मैंने बताया था, सारे डायमेंशन को हम लोग डेवल करेंगे। पहले विल गो थ्रू टेक्स्ट और फिर समझने की कोशिश करेंगे। डेल्विंग डीपर इनटू दीज कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, वन फाइंड्स आउट दैट द हाईएस्ट रंग ऑफ द कास्ट, द ब्राह्मण्स, वेयर द प्रीस्टली क्लास, they were Brahman were the priestly class, everyone knows that, and had some perks and benefits. So जो ब्राह्मण थे they were the priestly class, और priestly class होने के कारण उनको कुछ perks, कुछ benefits मिले थे, और वो benefits जो थे and like they have monopoly over the study and interpretation of Hindu scriptures. So वो पढ़ सकते थे। ऐसा था जो कास्ट स्ट्रक्चर में कि ब्राह्मण ही हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते थे, और पढ़ना ही नहीं, उसको इंटरप्रिटेट करना, वो स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं ये कहने की भी अथॉरिटी केवल ब्राह्मणों के पास भी थी। तो ये एक तरह का पर्क्स, एक तरह का बेनिफिट था। And but at the same time, as a custodian of Hindu tradition, it was expected from them that a stricter conformity with the ideals and norms of Hinduism was to be followed. बहुत ही एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है जिससे मैं ये समझाना चाहूंगा इस कंसेप्ट को, लेकिन पहले समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि हाँ, उनके पास कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ पर्क्स थे, लेकिन चूंकि वो अपने आप को गार्जियन ऑफ हिंदू ट्रेडिशन मानते थे, तो चूंकि अगर वो गार्जियन होंगे तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर में वो सारी चीजें झलकनी चाहिए, और इसीलिए जो उनके लिए जो रूल था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। उनको जो हिंदू आइडियल्स, हिंदू नॉर्म्स थे, जो कस्टम्स थे, उनको किसी भी तरह का डिविएंस अलाउ नहीं था। अगर ब्राह्मण किसी भी तरह के डिविएंस करते थे तो इट वाज नॉट कंसीडर्ड गुड। उनको बेनिफिट तो मिलता था, उनको प्रेस्टीज मिलता था, उनको बहुत सारे पर्क्स मिलते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनको हिंदू नॉर्म्स और कल्चर्स और रिचुअल्स को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ता था। सो इट वाज लाइक अ चेक्स एंड बैलेंस। सो आपको बेनिफिट भी मिल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक टैप भी है कि यू हैव टू फॉलो दोज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। और जो अदर कास्ट थे ऑब्वियसली उनको ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो नहीं। अब जैसे वेजिटेरियनिज्म, सो ऑब्वियसली ब्राह्मण को जो है वेजिटेरियन होना ही था। अगर आप उनको इच्छा भी करती थी कि वो नॉन वेज कंज्यूम करें तो ऐसा अलाउड नहीं था, क्योंकि वो एक तामसिक गुण था और केवल सात्विक गुण ही ब्राह्मण जो है फॉलो कर सकते हैं। सो ये बात यहां पे कही गई। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पूजा करने का एक समय होता था, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको पूजा करना है, एक आइसोलेटेड जगह पे जाकर के, प्रेफरेबली मंदिर हो या कोई घाट हो, वहां जाकर के ध्यान लगाना है, समाधि करनी। इन प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको डिफरेंट जो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है उसको भी करना। आपकी संगत, आपकी चर्चा, आपकी बातें जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। इनफैक्ट आप किस तरह की बातें करेंगे, किस तरह के लोग के साथ बैठेंगे, ये भी रेगुलेट होता था थ्रू दीज ब्राह्मणिकल टर्म्स। सो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो वी फाइंड आउट दैट द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट या इसी चीज को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ
Yes. So after getting into this particular thing, we'll understand the concept which talks about purity and pollution. Purity और pollution से related जो concept है वो क्या है और किस तरह से ये जो कास्ट सिस्टम है जिसकी मैंने बात करी थी, और अभी जैसे मैंने बात करी थी कि कैसे कौन से रूल को फॉलो किया जाता है, इसको समझने के लिए एक इवेंट है. दिस इवेंट इज एन इवेंट फ्रॉम महाभारत. सो महाभारत में एक तरह का सरप्राइज टेस्ट, आप लोगों ने अगर महाभारत देखा होगा इस लॉकडाउन में तो आपने पाया होगा एक तरह का सरप्राइज टेस्ट हुआ था. और इस सरप्राइज टेस्ट में बेसिकली द टॉपिक ऑफ सरप्राइज टेस्ट वाज अंडरस्टैंडिंग द कास्ट. सो कास्ट को समझना और कास्ट के अनुसार से जो कर्मा है, जो फिलॉसफी है उसको समझना. एंड इट वाज अ सरप्राइज टेस्ट व्हिच वाज कंडक्टेड बाय विदुर. विदुर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा. और जो कैंडिडेट थे इसमें, इस टेस्ट में जो कैंडिडेट थे वो थे युधिष्ठिर एंड दुर्योधन. यहाँ पे दैट इज हिडन, दिस वाज युधिष्ठिर वर्सेस दुर्योधन. कहानी ये थी कि ऑब्वियसली ये दोनों क्लेम कर रहे थे कि हम राजा बनेंगे और हमारे अंदर क्वालिटीज है. तो विदुर ने जो है भरी सभा में कहा कि भाई अगर आपके अंदर क्वालिटीज है तो हम उसको चेक कर लेते हैं. और चेक करने का क्या है, उन्होंने 4 व्यक्ति को बुलाया और वो चारों व्यक्ति दे वेर इन्वॉल्व इन अ मर्डर. वो चारों व्यक्ति मर्डर्स में इन्वॉल्व थे और पूछा गया कि भाई आप इसको क्या सजा दोगे. सो दुर्योधन वाज वेरी ईगर टू आंसर फर्स्ट. सो दुर्योधन ने तुरंत झट से कहा कि चूंकि चारों ने मर्डर करा है, चारों इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो हम चारों को क्या करेंगे, चारों को सजा देंगे. और सजा क्या होगा, सजाए मौत. चारों को मार देना चाहिए, चारों को फांसी लगा देनी चाहिए और जो भी सिस्टम है उस अनुसार से करना चाहिए. लेकिन जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर ने चारों के कास्ट के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की कि ये चारों किस कास्ट से बिलोंग करते हैं. और तब पता चला कि एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक शूद्र था, एक वैश्य था. मतलब वो चारों व्यक्ति जो थे, जो चारों दोस्त थे, वो 4 कास्ट से बिलोंग करते थे. युधिष्ठिर ने जो कास्ट प्रिंसिपल्स है, अभी जो हम बेनिफिट बता रहे, जो फोर्स बता रहे, क्यों सांस्कृतिक फोर्स जो है एक मेजर फोर्स था, उसका रीजन यही था कि युधिष्ठिर ने बोला कि चूंकि एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है वो क्या है, वो ब्राह्मण है. और वो जो ब्राह्मण है उसको किसी भी तरीके से, हमारे स्क्रिप्चर्स में है कि ब्राह्मण को की हत्या नहीं की जा सकती. तो ठीक है, इसकी हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन इन चारों में से अगर किसी ने सबसे बड़ी गलती की है तो ब्राह्मण ने करी है. सो इसके लिए इसको मौत से भी ज्यादा बड़ी सजा देनी चाहिए. सो पहली बात तो इनको जो इसका धार्मिक इंटरप्रिटेशन का जो ब्राह्मणिकल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सारे इससे वापस ले लेने चाहिए. और इसको देश निकाला, अपने किंगडम से इन्होंने कहा कि इनको बाहर कर देना चाहिए. और इनफैक्ट जो अगल बगल के राजा है उनको भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस ब्राह्मण को इन्वॉल्व ना करें किसी भी कस्टम्स में. ही हैव बीन पनिश्ड. सो ये जो पनिशमेंट है थ्रू आउट लाइफ इस ब्राह्मण को दिया गया कि ही विल बी अ वैंडरर और ही विल लूज हिज सोशल पोजीशन, ही विल बी सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड. ये पनिशमेंट दिया गया था ब्राह्मण को. नेक्स्ट आए क्षत्रिय. बोले इन्होंने भी मर्डर करा, सेम कल्प्रिट है, लेकिन ये क्षत्रिय के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी. दे आर द वॉरियर, दे आर द पुलिस एंड द आर्मी ऑफ द एंशिएंट टाइम्स. सो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करें. और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी गई, आपने सीधे ही उसका उल्टा करा. तो सिर्फ आपने एक कास्ट जो रूल्स है उसको ही नहीं ब्रेक किया, आपने एक जो सोशल रूल्स है, जो आपका ड्यूटी है, आपने उसको भी ब्रेक करा. इसीलिए इनको मौत के अलावा और कोई दूसरी सजा नहीं मिलनी चाहिए. जो क्षत्रिय है इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए. इनको उस समय फांसी या जो भी प्रोसेस से सजा मिलनी चाहिए. शुड बी हैंग टिल डेथ, जो आज के समय में हम लोग टर्म यूज करते हैं, ऐसा किया जाएगा. नेक्स्ट इज द वैश्य. सो वैश्य बिजनेसमैन होते हैं, इन्होंने भी इन्वॉल्व किया, वही सजा करी. लेकिन ये क्षत्रिय की तरह इनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती है. और दूसरा क्या है कि ये चूंकि बिजनेसमैन होते हैं तो दे आर द प्रॉफिट सीकर. सो हो सकता है कि लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए इन्होंने ये गलत रास्ता चुना. पनिश इनको भी किया जाएगा. इनके पास पैसा है, धन है, तो इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट, आज के हिसाब से 10 लाख 20 लाख रुपए जो है वो पनिश किया जाएगा और साथ ही साथ 10 साल की सजा भी दी जाएगी. इस तरह का भी एक प्रावधान जो उस समय था, युधिष्ठिर ने बताया कि ऐसा करना चाहिए. सबसे नीचे के रंक में आते हैं शूद्रास. युधिष्ठिर ने बोला कि ये जो शूद्रास होते हैं ये इग्नोरेंट होते हैं,
इनको अपने कृत्य अपने काम का पता नहीं होता, वो जो कर रहे हैं उसका क्या रिपरकशंस होगा, दे आर अनअवेयर ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई इनको ऑब्वियसली सजा तो मिलेगी, कुछ मंथ्स की, कुछ महीनों की इनको सजा मिलनी चाहिए, और फिर इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये फिर से इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो कहने का मतलब ये कास्ट जो आप हायरार्की देख रहे हैं, इस कास्ट हायरार्की के साथ कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स हैं और कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं। जो पर्क्स और बेनिफिट्स आप अर्न करते हैं, सो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, विथ ऑब्वियसली द प्रेस्टीज, विथ द सॉर्ट ऑफ पोजीशन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप जितने ज्यादा ऊपर पोजीशंस में कास्ट में हैं, ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और यही एग्जाम्पल युधिष्ठिर ने जो है वो सेट करा जब उसने ये डिफरेंट कास्ट हायरार्की को लेकर के अपना जो है इंटरप्रिटेशन दिया। सो आपको अब समझ में आया होगा कि बेसिकली संस्कृताइजेशन में क्यों लड़ाई हो रही है। एक तरह की लड़ाई इन द सेंस कि एक तरह का फोर्स, एक तरह का खिंचाव, एक तरह का तनाव क्यों है, और वो तनाव इसलिए है क्योंकि हर लोअर कास्ट जो है पर्क्स और बेनिफिट्स अपनाना चाहता है, पाना चाहता है एट द प्राइस ऑफ इट्स फ्रीडम। वो चाहता है कि ठीक है, हम जो डिविएंट बिहेवियर है उसको त्याग देंगे, हम मदिरापान नहीं करेंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन कास्ट हायरार्की में हम एक बड़ा स्टेटस चाहते हैं। इसी फोर्स को संस्कृताइजेशन कहते हैं, बहुत ही सटीक शब्दों में। इट वाज आल्सो फाउंड आउट दैट दिस एक्सपेक्टेशन वाज प्रोग्रेसिवली बिकमिंग लेस and less strict for the caste lower down the hierarchy. So ये जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जैसे जैसे हम कास्ट के नीचे आएंगे, सो रूल्स और रेगुलेशन डाइल्यूट होते जाएंगे, और हायरार्की में ये रूल्स और रेगुलेशन जो है सबसे नीचे वाले कास्ट को सबसे कम स्ट्रिक्ट रूल देखना होगा, सबसे ऊपर वाले कास्ट को बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने रूल का पालन करना होगा। Until the lower caste ends where untouchables caste stood and where the widest deviation of the ideal norm was tolerated. So until the Shudras or the untouchables, so untouchables चूंकि कास्ट हायरार्की से बाहर है, तो उनको जो है वाइडेस्ट डेविएशन जो है कास्ट के रूप में, जो प्रोसेस के रूप में, रिचुअल्स के रूप में एक वाइडेस्ट डेविएशन अलाउड है। वो जो इच्छा है वो कर सकते हैं और उनको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, उनको इग्नोरेंट माना जाएगा, लेकिन जो कास्ट बेनिफिट्स हैं, जो एक सोशल रिस्पेक्ट है, वो उनको नहीं मिलेगा, और एक तरह से वो जो कास्ट सिस्टम है उससे बाहर रहेंगे। सो ये बेसिकली जो है द होल कंसेप्ट, द होल फोर्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम जो है वो ये है। It was also found out that not only some form of deviation of the lower caste and the untouchables were tolerated. बाद में ये भी पाया गया कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अपर कास्ट ने ऐसा ही नहीं करा है कि सिर्फ जो लोअर कास्ट के डिविएशन, कुछ अगर काम वो डिविएट कर दिए हैं, कास्ट रूल्स को ब्रेक कर दिए हैं, तो उनको टॉलरेट कर दिया जाएगा, but also from the secret Hindu norms. But it was also found out that higher caste tries to monopolize the norms. एक हायर कास्ट के अंदर ये टेंडेंसी भी थी, संस्कृताइजेशन प्रोसेस में ये भी पाया गया कि वो अपने नॉर्म्स को मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम जो कस्टम फॉलो करें, हम जो रूल फॉलो करें, उसको कोई और भी फॉलो करे। और इसी के साथ साथ दे रेसिस्टेड एनी एफर्ट बाय द लोअर कास्ट टू इमिटेट एंड प्रमोटेड डेविएंट बिहेवियर बाय द लोअर कास्ट। सो एक बहुत ही अभी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे एग्जांपल है घोड़ी चढ़ने का, और ये अक्सर आपको हरियाणा और इस साइड के एरियाज में आपको देखा जाएगा कि जो राजपूत हैं, जो हायर कास्ट राजपूत हैं, वो कई बार जो है डिफरेंट कास्ट को जो है वो ये करते हैं कि ऑब्वियसली लोकली कहीं पे जाट्स हैं, कहीं पे ब्राह्मण्स हैं, कहीं पे क्षत्रियाज हैं, कहीं पे वैश्याज हैं, वो जो भी हैं, जो लोकल एरिया में डोमिनेंट है, वो रेसिस्ट करते हैं कि जो लोअर कास्ट है वो घोड़ी नहीं चढ़े, शादी के वक्त घोड़ी नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नॉर्म्स है, जो ऐसे कस्टम्स हैं जो कि हम लोग करते थे, वो हम लोग ही करें, इसको और कोई कास्ट इमिटेट ना करे, और इमिटेट करने के बाद वो हायर स्टेटस क्लेम ना करे। समझ में आया? सो इनिशिएटेड एंड प्रॉम्प्टेड डेविएंट बिहेवियर बाय द लोअर कास्ट, और अगेन फिर से वही कंसेप्ट आता ऑफ द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, और यही प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, अनटचेबिलिटी और अनटचेबल्स। सो जो इस तरह के मिनिनियल वर्क कर रहे हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेड वर्क माना जाता है, और अगर आप प्योर जो है, अगर आप ग्रामेटिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको प्योर माना जाता है। एंड अगेन एक प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो है भाव वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यस, so the hierarchical system and principle behind the system remain almost unchanged and became rather strong with the passage of time. so ये जो सिस्टम था, ये जो हायरार्की थी, समय के साथ ये और भी जो है ये जटिल होता गया, ये रिजिड होता गया, और इस हायरार्की में, इस कास्ट हायरार्की में जो मूवमेंट था वो काफी डिफिकल्ट होता गया। और लेकिन मूवमेंट तो था, सांस्कृतिक फोर्सेस थे, और सांस्कृताइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर इनिशियली कास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर और एक कास्ट से दूसरे कास्ट में भी ये एक तरह का सोशल चेंज हो रहा था। Sanskritization, which is the process of culture and social mobility during the time when Hindu social system was relatively more rigid and close, was indigenous source of social change. A very important line. जिस समय हिंदू सोसाइटी में किसी तरह की कास्ट मोबिलिटी अलाउड नहीं थी, उस समय हिंदू सोसाइटी के अंदर से एक सोशल चेंज की धारा जो चल रही थी, वह धारा जो थी वो संस्कृताइजेशन था। और इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर भी ऐसे सांस्कृतिक फोर्सेस होते हैं, और ये फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फोर्स क्या होता है, और हमें हमेशा इंट्रिंसिक, इसीलिए यहाँ पे इंडोजीनियस रखा गया, अंदर से। यहाँ पे भी आपके अंदर आपका खुद का प्राइड है, आपके अंदर आपका खुद का इंटरेस्ट है इस काम में। हमको भाई सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत छोटा है तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इंटरेस्ट होना है, अचीवमेंट्स, आपको खुद के अचीवमेंट्स को मैनिपुलेट करना है, देखना है, और क्यूरियोसिटी, जो भी जिज्ञासा है उसको पूरा, ये सारे इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज क्या है, आप अपने आप को ग्रेड्स पे देखते हैं, आप अपने आप को पनिशमेंट से देखते हैं कि आपको क्या पनिशमेंट मिला, क्लास में सर ने डांट दिया तो अच्छा ये तो गलत बात हो गई, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। ये जो एक्सटर्नल प्रेस, कोई प्रेस कर दिया आपको, जो जिसको कहते हैं फूल पे झाड़ पे चढ़ाना, आपकी कोई प्रशंसा कर दी किसी फ्रेंड ने कि अरे यार तुम तो 10 घंटे पढ़ते हो, हम तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, अगले दिन से आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। सो ये प्रेजेस और जो मनी है, ये एक्सट्रिंसिक इन्फ्लुएंस है, इसका इन्फ्लुएंस आपको अपने आप पे नहीं होने देना है। आपको जो है इंट्रिंसिक वैल्यूज जो है उनको देखना है, अंदर से बदलाव होना है, और यही एक तरह का इंट्रिंसिक वैल्यू कास्ट सिस्टम में, जाति प्रथा के अंदर एक अंदर से बदलाव होने का भाव जो है ये सांस्कृतिक फोर्स से आया है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है कुछ डायमेंशंस, जिस डायमेंशंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं संस्कृताइजेशन को, उसको देखेंगे। If we consider socio-psychological point of Sanskritization, so what we are considering? We are considering socio-psychological point of Sanskritization. We found out that it is to be culturally specific, a case of universal motivation towards एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल मोटिवेशन है। कास्ट हायरार्की में जितने भी कास्ट हैं वो सभी मोटिवेटेड है। Even the untouchables are motivated to imitate the Shudras, Shudras to Vaishyas, Vaishyas to Kshatriyas, Kshatriyas to Brahmanas। ये एक तरह का यूनिवर्सल मोटिवेशन है ताकि अपने सोशलाइजेशन को, अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव किया जा सके टू द कल्चर ऑफ हायर ग्रुप इन होप ऑफ गेनिंग इट्स स्टेटस इन फ्यूचर। भविष्य में, अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं इमिटेट करूंगा नहीं होने वाला, लेकिन भविष्य में एक हायर स्टेटस मिल जाए, इसकी आकांक्षा में लोग इस सांस्कृतिक फोर्सेस को अपनाते हैं। दिस आल्सो प्रूव दैट सांस्कृतिक फोर्सेस आर यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ जनरल प्रोसेस ऑफ acculturation as a means of vertical mobility of the group. So basically it's a force of acculturation. And what is acculturation? It is a process by which an individual or group adopt the practice and value of one culture. So इसमें क्या होता है कि जो कास्ट, एक एक्स कास्ट एक वाई कास्ट को अगर इमिटेट करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत अपने सारे जो कास्ट के नियम है उसको छोड़ देता है, नहीं, वो अपने नियम को तो रखता, कुछ अपने नियम को भी अपनाता, लेकिन वैसे नियम
जो कि इंफीरियर, वाई मानता है कि ये गुण, ये जो नियम, ये रिचुअल इंफीरियर है, उसका त्याग एक्स कर देगा, बाकी के नियम अपने कास्ट का वो अपने साथ रखता है, और वाई के वैसे नियम जो कि वाई कंसीडर करता है हायर हैं, जो कि प्योरर हैं, उसको एक्स कॉपी करता है। सो ए कल्चरेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने इस ए कल्चरेशन प्रोसेस को यहां पे मेंशन करा है। अब जो है हम लोग दो स्कोप पे देखेंगे। दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, जहां पे हम लोग बेसिक सेग्रीगेशंस देखेंगे। चूंकि क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डायमेंशंस में पूछे जाते हैं, तो संस्कृताइजेशन का जो आंसर होगा और उस आंसर में जो नुआंसेस होंगे, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको देखने के लिए वन मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन टू लेवल ऑफ मीनिंग विच इज इम्प्लिसिट इन संस्कृताइजेशन and was used by M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने अपने जो वर्क है उसमें मेंशन करा है कि जब हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं तो एक सिंगल फोर्स नहीं है, इसका दो डायमेंशन है। कौन सा डायमेंशन है? दीज फर्स्ट इज हिस्टोरिकल स्पेसिफिक डायमेंशन एंड सेकंड इज कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक डायमेंशन इन कंटेक्स्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। एक है हिस्टोरिकल स्पेसिफिक और दूसरा है कंटेक्चुअल स्पेसिफिक। क्या है हिस्टोरिकल स्पेसिफिक? हिस्टोरिकल स्पेसिफिक एग्जांपल से हम क्या समझते हैं? हिस्टोरिकल एज द नेम सजेस्ट हिस्ट्री है, तो हिस्टोरिकल स्पेसिफिक ये बताता है कि सांस्कृतिक मीन बाय सेइंग दैट संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हिच लेड टू चेंज इन वेरियस कास्ट। हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो ये बताता है कि ये जो बेसिकली एक हिस्टोरिकल फोर्स है और जो कास्ट में डिफरेंट चेंजेस हुए हैं वो सांस्कृतिक फोर्स के कारण हुए हैं, और इंडियन हिस्ट्री में हम वेरियस इस तरह के चेंजेस को देख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल स्पेसिफिक कनोटेशन ऑफ संस्कृताइजेशन बताता है। जब हम कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिक एज द नेम सजेस्ट कॉन्टेक्स्ट के बाद में बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक केस को देखते हैं। ये एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें हम लोग सारे फोर्स को देख, सारे कास्ट को थ्रू आउट इंडिया कवर कर सकते हैं। ये कंटेक्चुअल है, एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को लेके है, एंड द सेंस संस्कृताइजेशन कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल इमिटेशन ऑफ upper caste by lower caste or subcaste in different part of India, and this nature, इसी में contextual specific में हमको ये ध्यान रखना है कि this nature is by no means uniform, it is not a uniform sort of प्रोसेस। ये जो सांस्कृतिक फोर्स है कंटेक्चुअल स्पेसिफिक में, हिस्टोरिक स्पेसिफिक में आप पूरा वाइडर गैमेट देखते हैं हाँ हर कास्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। ये इतिहास को देख करके ऐतिहासिक बदलाव जो हुए हैं, इतिहास में जो हम कास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो हम जानते हैं होता है, लेकिन जब हम कंटेक्स्ट वाइज देखेंगे, किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक कास्ट को देखेंगे तो देखेंगे कि ऐसा जो बदलाव है ये यूनिफॉर्म नहीं है, जगह जगह पे, and as the content of caste cultural norms and custom being initiated are very different from place to place, time to time, and is influenced by several other factors। तो जगह पे, अलग अलग जगह पे ये इन्फ्लुएंस चेंज होगा, अलग अलग टाइम पे जो सांस्कृतिक फोर्स है वो कॉन्टेक्चुअल मैनर में बदलाव होगा, उनमें चेंजेस होगा, और इसीलिए हम एक सिंगल प्रोसेस, एक मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन, एक तरह का इमिटेशनल प्रोसेस जो एक जगह पे हो रहा है, हो सकता है दूसरे जगह पे वो काम ना करे। एक जगह पे ब्राह्मण्स को इमिटेट किया जा रहा है, कहीं क्षत्रियस को इमिटेट किया जा रहा है, कहीं वैश्यस को इमिटेट किया जा रहा है, कहीं पे रिचुअलिस्टिक इमिटेशन पे ज्यादा जोर है, सिर्फ रिचुअल को इमिटेट कर रहे हैं, कहीं पे रिचुअल को इमिटेट नहीं कर रहे हैं और आइडियाज को देख रहे हैं, आइडियाज अपना रहे हैं। सो ये सारे डिफरेंस हैं संस्कृताइजेशन में जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आंसर लिखते वक्त आप इस पॉइंट का बहुत जो है इंपॉर्टेंस देने वाले हो, और ये सांस्कृतिक फोर्स की अपनी ब्यूटी को दिखाता है। अब दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द रिवीजन, और यही प्रोसेस अभी जो मैंने बताया जो हिस्टोरिकल और कंटेक्चुअल स्पेसिफिक प्रोसेस है, इसी के कारण से M.N. श्रीनिवास ने रिवाइज कर दिया डेफिनेशन एंड वाइडन द डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन बाय M.N. श्रीनिवास, वेयर इन फर्स्ट केस ही जस्ट डिफाइन इट एज अ टेंडेंसी। पहले केस में इन्होंने बोला कि एक टेंडेंसी है कि लोअर कास्ट जो है वो मूव करते हैं हायर कास्ट के तरफ हायरार्की में, बट लेटर ऑन ही रिवाइज्ड हिज डेफिनेशन, उन्होंने अपने डेफिनेशन को रिवाइज किया एंड स्टेटेड दैट संस्कृताइजेशन इज नॉट ओनली इमिटेशन ऑफ ब्राह्मणिकल कस्टम एंड मैनर्स बाय लोअर कास्ट। सो संस्कृताइजेशन जो है इमिटेशन तो है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, जो ब्राह्मणिकल फीचर्स हैं
जो लोअर कास्ट इमिटेट करते हैं, और वो ब्राह्मणिकल फीचर्स किसी भी कास्ट में हो सकते हैं। लाइक अगर एक क्षत्रिय है और वो पूजा पाठ करता है तो हम क्षत्रिय के प्रोसेस रिचुअल्स को कॉपी करेंगे, दो वो जो फीचर है, जो पूजा पाठ करने का, जो प्रेयर करने का जो ट्रेट्स है वो ब्राह्मणिकल ट्रेट्स है। So lower caste and the process in which low caste Hindu changes custom and rituals, its ideology, its way of life by imitating ट्वाइस बॉर्न कास्ट। हम लोग द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न कास्ट माना जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। उनकी ट्वाइस बॉर्न का मतलब उनका माना जाता है कि उनका 2 बार जन्म होता है। 2 बार इसलिए कि एक बार तो जन्म उनका मां के कोख से होता है, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार को कहा जाता है, जो जनेऊ होता है। यहाँ पे द सीक्रेट थ्रेड जिसको कहा जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं उपनयन, ये जो उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ होता है, ऐसे ट्वाइस बॉर्न कास्ट में माना जाता है कि ये उनका दूसरा जन्म है, इन्हें द्विज कहा जाता है। और इसीलिए यूजुअली जो सांस्कृतिक फोर्स होते हैं वो अपने एरिया के ट्वाइस बॉर्न जो कास्ट हैं, जो द्विज हैं, जिनका उपनयन संस्कार होता है, वैसे कास्ट को इमिटेट करके, वैसे कास्ट को आइडियल मान करके किया जाता है। ये बात यहां पे कही गई है। और कंक्लूडिंग लाइंस है कि वन शुड आल्सो नॉट टेक संस्कृताइजेशन एज इमिटेशन ऑफ कस्टम्स एंड रिचुअल्स ओनली। सिर्फ ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन में सिर्फ कस्टम और रिचुअल ही इमिटेट करते हैं, आप कस्टम और रिचुअल इमिटेट कर, इट इज नॉट सिंपल प्रोसेस। सो इसके साथ साथ बट ऑल्सो आइडियोलॉजीज, आइडिया भी इमिटेट होते हैं, विच अगेन आर सब्जेक्टिव एंड प्लेस स्पेसिफिक। दस दिस प्रोसेस, सो ये जो आइडिया होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं और प्लेस स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के रिलेटेड आइडियाज हैं जिसके ऊपर ये काम किया जाता है। दस दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली अडॉप्टिंग न्यू कस्टम्स एंड हैबिट्स, सो सिर्फ कस्टम्स, सिर्फ हैबिट्स, सिर्फ रिचुअल्स इसको लेकर के नहीं है, लेकिन नए नए आइडियाज और वैल्यूज भी संस्कृताइज होते हैं, जैसे द आइडिया ऑफ कर्मा, धर्म, पाप, माया, संसार और मोक्ष। ये सारे आइडियाज जो हैं आर एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन सांस्कृतिक थियोलॉजिकल आइडियाज। सो ये ऐसे आइडियाज हैं जो इन आइडियाज का भी संस्कृताइजेशन हुआ है, और इस जो लोग कस्टम्स को अपनाते हैं, प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, बेसिकली इन आइडियाज का पेनिट्रेशन हुआ है। और अब देख रहे हैं कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम फ्रॉम ब्राह्मण अप टिल अनटचेबल्स हम देख रहे हैं कि इस आइडियाज, सो क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है, क्या पाप होता है, क्या माया है और क्या संसार है, और अल्टीमेटली इन सब से बाहर निकलने का मार्ग मोक्ष है। इस आइडियाज के बारे में हर कास्ट जो है सोचने लगा है, अपनी आइडियोलॉजीज में, अपने सोच में, अपने रिचुअल्स में इसको अपनाया है, और ये भी संस्कृताइजेशन का ही जो है एक जो है फोर्सेस है, उसका एक रिजल्ट है। लास्ट जो डायमेंशन है, इसी डायमेंशन के साथ हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंड करेंगे, वो है संस्कृताइजेशन वर्सेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन। नाउ जब संस्कृताइजेशन होता है तो संस्कृताइजेशन में फोर्स क्या होता है, जो फोर्स है, प्रोसेस है, जो इच्छा, जो सांस्कृतिक फोर्स को पुश करता है वो ये है कि हमें एक हायर स्टेटस मिलेगा, हम समाज में अच्छे ज्यादा जो है सोशल प्रेस्टीज हमें मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन भी संस्कृताइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय श्रीनिवास वेयर ही फाउंड दैट इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन विद द phenomena of power and dominance। सो संस्कृताइजेशन एक वैक्यूम में नहीं काम करता, सांस्कृतिक फोर्स जो है पावर को और डोमिनेंस को देखता है, और इसीलिए मैंने डोमिनेंट कास्ट की बात की थी कि अगर किसी एरिया में ब्राह्मण्स हैं, किसी एक विलेज है, उस विलेज में ब्राह्मण्स भी रहते हैं, उस विलेज में क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, शूद्रस भी रहते हैं, लेकिन ये विलेज में जो ब्राह्मण्स है दे आर वेरी पुअर, वो बहुत उनका फिजिकल, उनको ना ही उनके पास पावर है, ना ही डोमिनेशन है, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस है, दे आर इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। तो हो सकता है कि दिस होल विलेज जो सांस्कृतिक फोर्स है वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रियों के द्वारा जो है रूल्ड हो, और बाद में यह भी हो सकता है कि खुद ब्राह्मण क्षत्रिय के कस्टम, संस्कृताइज होने के कारण क्षत्रिय के कस्टम को कॉपी करने लगे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं वैश्य। मान लो कि इस एक पर्टिकुलर विलेज में ब्राह्मण और क्षत्रिय वो दोनों डोमिनेंट नहीं है, और वैश्य जो है, जो बिजनेस क्लास है, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है।
सो इस प्रॉस्पेरिटी को देख करके जो ब्राह्मण्स होंगे, जो क्षत्रियस होंगे, जो शूद्रस होंगे, वो किसको कॉपी करेंगे? वो वैश्यस को कॉपी करेंगे और इनके कस्टम, इनके रिचुअल्स और इनके आइडियोलॉजीज को अपनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए श्रीनिवास ने कहा है द मीडिएशन ऑफ द वेरियस मॉडल थ्रू लोकल डोमिनेंट कास्ट stresses the importance of latter in process of cultural transmission। तो dominant, local dominant caste का importance cultural transmission में क्या हो सकता है? Thus, if a locally dominant caste are a non-Brahman caste, it will tend to transmit non-Brahman model of Sanskritization। And again, here I have put फॉरवर्ड द डोमिनेंट कास्ट। सो बेसिकली ऑब्वियसली ये जब हम डोमिनेंट कास्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डोमिनेंट कास्ट कैसे होते हैं। कुछ डोमिनेंट कास्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होते हैं। डेमोक्रेसी में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट की संख्या ज्यादा है तो वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है लोकली अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड, सो लैंड ओनिंग क्लास, द जमींदार एंड द पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर तो है ही, इन तीनों से डोमिनेंट कास्ट बनता है। एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए जब हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हो तो उसका एक रफ आइडिया आपके पास जरूर होना चाहिए। दैट्स माय एफर्ट टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग ऑल सच थिंग्स। सो with this we are almost over with the topic of Sanskritization। Sanskritization का जो टॉपिक है इससे आप फेमिलियर हो गए, इसके डायमेंशंस को फेमिलियर हो गए। कौन कौन से डायमेंशंस को आपको मिस नहीं करना, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन देखना है, द कंसेप्ट ऑफ गुनास, कैसे वर्णा सिस्टम और किस तरह से दो तरह के सांस्कृतिक फोर्स होते हैं। एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ सांस्कृतिक फोर्स, और एक कंटेक्चुअल में, हिस्टोरिकल में हम लोग बेसिकली होल ऑफ द हिस्ट्री में देखते हैं कास्ट के प्रोग्रेशन का हिस्ट्री। हम लोग जो कास्ट को स्टैटिक समझते हैं तब हम लोग देखते हैं कि नहीं, अगर थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो देयर हैव बीन चेंज्ड इन दी रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर आल्सो। लेकिन जब कंटेक्चुअल स्पेसिफिक देखते हैं तो हम लोग डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट सेटअप में प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुए हैं, जो सांस्कृतिक फोर्स हुए हैं, उसको देखते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम लोग संस्कृताइजेशन के ऊपर जो हमारा बेसिक ये पर्टिकुलर कंसेप्ट था, एक्सप्लेनेशन था, इसको हम लोग खत्म करते हैं। और खत्म करने के साथ ही हम लोग एक कोट के साथ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को खत्म करने वाले हैं। अगेन ये जो कोट है ये मार्क्ड है, स्टार मार्क्ड है। स्टार मार्क का मतलब पहले हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। ये जो स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये सांस्कृतिक फोर्स को भी उजागर करता है। इसका मतलब कि वो संस्कृताइजेशन को समझ रहे थे और वो कास्ट के इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे थे। अगर उन्होंने कास्ट की तारीफ की है तो ऑब्वियसली ये इसलिए नहीं क्योंकि वो कास्टिस्ट थे, वो इसीलिए क्योंकि स्टेटमेंट जो है एक कंटेक्स्ट में कहा गया है। उन्होंने कहा था आई डू नॉट प्रपोज एनी लेवलिंग ऑफ कास्ट। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं चाहता, मैं प्रपोज नहीं करता कि सारे कास्ट को लेवल कर दिया जाए, सारे कास्ट को सेम कास्ट के तरफ बना दिया जाए। इनफैक्ट कास्ट इज अ वेरी गुड थिंग। ये इन्होंने माना कि कास्ट एक बहुत सही चीज है, बिकॉज कास्ट इज द प्लान वी वांट टू फॉलो। व्हाई? बिकॉज कास्ट जो है एक प्लानिंग देता है, एक तरह का प्रोग्रेशन बताता। कास्ट के अंदर जो सांस्कृतिक फोर्स थे, ये स्वामी विवेकानंद इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप कभी पढ़ेंगे इनकी जीवनी और इनके बारे, इनके थॉट्स, तो आपको पता चलेगा कि कास्ट के अंदर जो सांस्कृतिक फोर्स थे, जो एम.एन. श्रीनिवास ने जिसके बारे में एट लेंथ बात करी थी, स्वामी विवेकानंद इसको पहले ही जानते थे और जानते थे कि ये जो सांस्कृतिक फोर्स है कास्ट के अंदर बदलाव लाएगा और इसी तरह से हर कास्ट के अंदर एक अच्छा, एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट होगा। सो विद दिस गुड थॉट आई होप स्टूडेंट्स आपको संस्कृताइजेशन का जो कांसेप्ट है एट लेंथ पता चल गया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं, और अगर आप कोई इसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो ऑब्वियसली आप उसको भी कमेंट के अंदर लिखें। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर वीडियो को लाया जाए। इस तरह के सीरीज ऑफ वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड हम लोग टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।